नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण को लेकर जितनी तैयारियां हुई, सारी तैयारियों दांवपेच का आज परिणाम सामने आ गया। बीजेपी के सुनील सोनी 46,167 वोटों से जीत के सदन में पहुंचे, मतलब वो विधायक बने, भाजपा के विधायक बन गए। कांग्रेस के आकाश शर्मा को, युवा नेता को सुनील सोनी ने पटकनी दे दी। तमाम तरह के समीकरण चले, जातिगत समीकरण से लेके क्षेत्रीय समीकरण से लेके जितने भी सियासत में समीकरण होते, सारे समीकरणों पे दोनों ही दलों ने पुरजोर दांव लगाया, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा। अब इसके क्या अब दूरगामी परिणाम होंगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सियासत पे, इसका क्या तमाम असर पड़ेगा, आज इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी की बादशाहत बरकरार है। उपचुनाव के नतीजे यही कहते हैं कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने कांग्रेस को अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को 46,000 से ज्यादा वोटों से पछाड़ दिया। इस चुनाव में बीजेपी की हर तरकीब काम आई और कांग्रेस की सभी रणनीतियां धरी की धरी रह गई। जनता ने विष्णु के सुशासन के 11 महीनों पर भरोसा जताया। माना यही जा रहा है कि अब तक मिली युवाओं को सौगात, महिला सशक्तिकरण, पीएम आवास योजना जैसे मुद्दों पर रायपुर दक्षिण में रहने वाले मतदाताओं ने मुहर लगा दी। दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने बड़ी विजय और जीत के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हराया। सुनील सोनी को कुल 89,220 वोट और आकाश शर्मा के पक्ष में 43,053 वोट पड़े। पहले राउंड में 1425 वोटों से लेकर 19वें राउंड में 46,167 वोट से आकाश पीछे ही रहे। यहाँ तक कि महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी भाजपा को ही लीड मिली। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। एक तरफ बीजेपी में जहां जश्न का माहौल है, वहीं कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहे थे, ठीक उससे पहले पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पास बड़े मुद्दे थे। सूरजपुर कांड, बलरामपुर कांड, बलौदा बाजार कांड, कवर्धा कांड समेत कई स्थानों पर कानून को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। रायपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होने का मुद्दा उठाया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब कांग्रेस ने पहले ये कहा था कि सत्ता पक्ष ही उपचुनाव जीतता है। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने यह तक कह दिया कि लोग विकास को नहीं चाहते, उन्हें हाथ में पैसा चाहिए। बड़ी बड़ी योजना परियोजनाओं की बात आज अब नहीं की जाती है। अब लोग ये देख रहे हैं, बड़ी संख्या में इस वर्ग की मतदाता हो गए हैं जो व्यक्तिगत हितों में देखते हैं कि सरकार उनको क्या दे रही है और तुरंत क्या दे रही है, नगद के रूप में क्या दे रही है। अब बीजेपी और कांग्रेस में से बीजेपी के दावे सच साबित हुए। बीजेपी के खिलाफ पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, अब उपचुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। फिर यह कैसे मान लिया जाए कि कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 11 महीने में कांग्रेस के बड़े बड़े दर्जनों मुद्दों का भी इस उपचुनाव में कोई असर देखने को नहीं मिला। खैर, अभी अगले विधानसभा चुनाव में पूरे 4 साल बाकी है। हाल ही में आई एक मशहूर फिल्म के डायलॉग की तरह कांग्रेस पार्टी को फिर से रीस्टार्ट का बटन दबाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो इस रिपोर्ट को देख के समझ आ जाता है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में कितने दांव पे चले गए रायपुर दक्षिण के चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन जनता जनार्दन ने भाजपा पे भरोसा जताया, विष्णु के सुशासन को एक्सेप्ट किया। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आप
तीन खास बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरी शंकर श्रीवास जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व पीसीसी के महामंत्री है। अमरजीत जी आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले रामावतार तिवारी जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। रामावतार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमरजीत जी, मेरा पहला सवाल आपसे, कहां चूक गई कांग्रेस? विष्णु के सुशासन पे जनता ने भरोसा जताया, आप कहां चूक गए? नहीं, देखिए, सुशासन के नाम से तो भारतीय जनता पार्टी की ये जीत नहीं हुई, क्योंकि सुशासन के नाम से हम देख रहे हैं पिछले 11 महीनों में गुड गवर्नेंस और सुशासन दूर दूर तक कहीं है नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि परिणाम ये कहते हैं कि कांग्रेस की हार हुई है। हम अपनी हार स्वीकार भी करते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी सुनील सोनी को बधाई भी देता हूं जीत के लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं चिंतन का विषय ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं और जो मूल आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये कहीं पीछे हट गए हैं। लालच और भ्रम और आपस में लड़ाकर भाई बंटवारा में जहर डालने वाले मुद्दे हावी हो गए हैं। धर्म के नाम से आज राजनीतिक वोट मांगा जा रहा है, ये चिंता का विषय है। हम जब चुनाव प्रचार में जाते थे तो हमको सुनने में आता था कि चांदी की पायल और सोने के सिक्के बट रहे हैं। तो ये देखना होगा कि क्या पैसे और पावर की जीत हुई है। हमने देखा कैसे मुख्यमंत्री जी ने जब वहां रोड शो निकाला तो उनके रोड शो के लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए जिस प्रकार पूरे तंत्र और शासन प्रशासन को झोंक दिया गया, ब्राह्मण समाज की मीटिंग लेने के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी और ब्राह्मण समाज के तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, इन सारी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि कहीं ना कहीं आज कहते ना कलयुग है, तो यहाँ पर ऐसे शस्त्र और अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपनी विचारधारा और युवाओं और किसानों के हित को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब उस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा। और वर्तमान में जिन परिस्थितियों और जिन मुद्दों को लेकर धर्म और जाति की जो राजनीति हो रही है, इससे सबक सीखते हुए अभी काफी कुछ हमको आत्मचिंतन करना है। निश्चित तौर से इस परिणाम से हम निराश है और जो कमियां खामियां रह गई होंगी आने वाले समय में हम उसको दूर करके मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। मैं गौरी जी का रुख कर लेता हूं। गौरी जी, कांग्रेस तो कह रही है कि जो कमियां खामियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। इससे निराश तो है लेकिन हताश नहीं है। राजनीति में राजनीति संभावनाओं का गढ़ होता है, आज नहीं तो कल विजय श्री हासिल होगी, कांग्रेस को मान रही है। बीजेपी किस रणनीति में सटीक साबित हुई कि 46,167 वोटों से बीजेपी जीत गई? जरा बताइए जवाब। अवधेश जी, ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत है। ये जीत विष्णुदेव जी के नेतृत्व की जीत है, ये सुशासन की जीत है, ये जीत हिंदुत्व की जीत है और ये जीत छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ 3 करोड़ जनता की जीत है, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे परिश्रम और पराक्रम के साथ में रायपुर दक्षिण का सीट जीता है। विषय यह है कि हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी आपके चैनल में कहा, कोई भी चुनाव हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं है। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, दोनों पार्टी में डिफरेंस देखिए। सबसे पहले अमरजीत चावला जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस विषम परिस्थिति में 10 टन का पत्थर लेकर आज वो डिबेट में बैठे हैं। ये भी बहुत हिम्मत की बात है, वरना कोई भी बड़े बड़े कांग्रेस के प्रवक्ता आज चैनल से भाग खड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दोनों पार्टी में डिफरेंस देखिए। एक पूर्व राज्यपाल, 6 बार 7 बार का सांसद, मुख्यमंत्री समेत सारे विधायक, सारे मंत्री एक सामान्य बूथ के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का झंडा उठाकर रायपुर दक्षिण में काम किए। उसका परिणाम देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद पूरे चुनाव से गायब रहे। यहाँ के महापौर एजाज ढेबर जी गायब रहे। पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता इनके मोहम्मद अकबर गायब रहे। एकजुटता का कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां पैर पड़े संतन के वहां हुआ बंटाधार। भूपेश बघेल जी को आप देख लीजिए, कहाँ गए चुनाव में पहले वो? उत्तर प्रदेश, वहां पूरी पार्टी की लुटिया डूब गई। असम गए, वहां लुटिया डूब गई। छत्तीसगढ़ में तो पूरे पार्टी का बेड़ा गर्क कर लिया और अपने सलाहकार के बेटे को टिकट दिलाकर जो बची कुची कसर थी उसको भी कहीं न कहीं खत्म कर दिया उन्होंने। आप देखिए, सिर्फ आकाश शर्मा जी को टिकट दिलाने का सिर्फ एक ही कारण था, सलाहकार के बेटे दामाद थे वो। तो ससुर दामाद की जोड़ी के चक्कर में कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों पिसता भाई, क्यों मेहनत करता? वही हुआ। मैं पिछले भी डिबेट में कहा था कि खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया है, इनकी पार्टी की पर्ची तक नहीं बटी है, तो जीत कैसे होता? हताश निराश नहीं, अच्छी बात है, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लड़ाई आपने किस तरह लड़ी। आप तो पहले समर्पण हो गए थे, एक बाहर से आयातित करके प्रत्याशी ले आए, कार्यकर्ताओं के बीच में घुमा दिए, इससे चुनाव नहीं जीता। ठीक है, चलिए मैं रामताब जी से समीक्षा पूछ लेता हूं, टिप्पणी जान लेता हूं। रामताब जी, दोनों ही दलों ने बराबर ताल ठोका। 46,167 अधिक जनता ने भरोसा जताया भाजपा पे।
भाजपा के विधायक चुन के आ गए सुनील सोनी। इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं परिणाम को जोड़ के? देखिए, उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ दल है उसके लिए थोड़ी आसान रहती तो जीत तो माना जा रहा था तय। दूसरे आंकड़े की जो अनुमान लोगों को नहीं था, वो आंकड़े ज्यादा आए हैं। उसके लिए जो रणनीतियां थी भाजपा की वो सफल रही। वो अंतिम समय तक हर वो कमी है उसको पूरा करने में लगे थे और उसके लिए अपनी रणनीति बनाते रहे। बिल्कुल, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी जानते हैं कि उस विधानसभा क्षेत्र में क्या चीज की जरूरत है और क्या किया जा सकता है। वो करते हुए वो लीड लाए, क्योंकि उनकी भी प्रतिष्ठा जुड़ी थी। वो पार्टी नहीं चाहती थी कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए सुनील सोनी, मगर उन्होंने अपनी जिद और अपने प्रयास से वो टिकट हासिल की, तो वो खुद भी मेहनत करते रहे, इसलिए आया। बिल्कुल। जहां तक कांग्रेस देखें, कांग्रेस ने मेहनत तो किया। वो ऐसी सीट है दक्षिण जहां भाजपा का एक तरह से गढ़ बन गया है। बिल्कुल सही। क्योंकि लगातार चुनाव जो भाजपा जीतती जा रही है, वहां पर जो परिस्थितियां जो बनी हैं, वो जिस तरह के अलग अलग समाजों को, अलग अलग वर्गों को जोड़ने का और पार्टी के भीतर शामिल करने का जो अभियान चला है, उससे अब वो क्षेत्र जो है मजबूत हो गया है भाजपा के लिए। इसलिए जो प्रत्याशी चयन, लोगों को जो आकलन था कि प्रत्याशी चयन के मापदंड में जो इस तरह से खरा नहीं उतरे हैं, इसलिए कम ज्यादा हो सकता है आंकड़े, इसकी तैयारी थी, उस तरह होगा, मगर वो भी नहीं दिखा। अपेक्षाकृत भाजपा को ज्यादा सफलता मिली। ठीक है अमरजीत जी, ये चुनावी समर में ये बात निकल के सामने आई कि कांग्रेस पहली बार ग्रास रूट लेवल पे जाके चुनाव लड़ रही है। 17 कमेटियां बना दी गई। बूथों की पर्ची बांटने के लिए आपने कमेटी बना दी, एक एक चीज मॉनिटरिंग के लिए कमेटी, उस मॉनिटरिंग को उसकी सही रिपोर्ट है कि नहीं उसके लिए कमेटी बना दी। सारी कमेटियां, सारी तैयारियां तब धराशायी हो गई साहब जब आज ईवीएम खुला और 46,167। एक और आंकड़े बता देता हूं, पिछला चुनाव बृजमोहन जी रिकॉर्ड मतों से जीते, लगभग 68,000 वोटों से, लेकिन उनको कुल वोटों का 60% मिला था। इस बार बढ़ के 62% हो गया। परसेंटेज में सुनील सोनी 2% ज्यादा वोट ले गए। वही तो हम इसीलिए तो निराश भी हैं, क्योंकि हमने मेहनत पूरी ईमानदारी से की। हम अपनी विचारधारा के साथ, युवाओं की फौज के साथ, हमने एक ऐसे युवा साफ सुथरे चेहरे को टिकट दी जो हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए जिसने कई धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, एक अच्छा चेहरा दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी लगातार 20 दिन तक बूथ में जाके लगातार मेहनत करते रहे। हमारे सारे पदाधिकारियों ने मेहनत की, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की और चुनाव रणनीति भी हमारी बहुत अच्छी बनी। लेकिन उसके बाद हमारी हार हुई, तो हम हार स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इस पे आत्मचिंतन कर रहे हैं कि इतनी अच्छी रणनीति बनाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद हम क्यों चुनाव हारे। जबकि जब हम मैदान में जा रहे थे तो हमको ये देखने को मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं से सुनील सोनी को अच्छा प्रत्याशी नहीं मान रहे थे और दबे जुबान से हमें फोन करके कहते भी थे कि भैया एक निष्क्रिय सांसद की टिकट काटने के बाद एक नए युवा चेहरे को टिकट देना था, पर सुनील सोनी को टिकट दिए जो बृजमोहन का रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है, तो सुनील सोनी इस बार नहीं जीतेगा। तो कहीं अमरजीत कहीं मिसगाइड तो नहीं किया गया, प्लानिंग तो नहीं थी बीजेपी की कि आप लोग को उलझा दिया जाए उसी में और 40,000 वोट से जीत जाए चुनाव? उन्होंने जरूर हो सकता है ऐसी कोशिश की हो, पर हमने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि इनकी व्हाट्सएप इंडस्ट्री अफवाहों का जबरदस्त तरीके से ताना बाना बुनती है और हर दूसरे दिन एक नई अफवाह आती है कि फलाना इतने में बिक गया, फलाना वहां, ये सब ये करते हैं, इनके पुराने हथियार है। और उसके बावजूद हमने अपने पूरे मन से, पूरे प्रण से, पूरी विचारधारा के साथ ताकत से चुनाव लड़ा। बाकी जो परिणाम है, जीत हार पे किसी का बस नहीं होता। कर्मण्येवाधिकार वस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारे अधिकार क्षेत्र में था, वो हमने किया। और लेकिन फल की चिंता हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। हम इससे सीखेंगे, काफी अच्छे से सीखेंगे और अगले चुनाव में हम अपनी कमियां सुधार कर फिर से लड़ेंगे। अमरजीत जी, राजनीति का पहला वसूल फल होता है कि फल प्राप्ति के लिए साहब राजनीति होगी, चाहे आप समाज की राजनीति कीजिए, आप चाहे राजनीतिक दलों की राजनीति कीजिए। मैं लौटूंगा, मैं गौरी जी का रुख कर लेता हूं। गौरी जी, पिछले 11 महीने में ये छत्तीसगढ़ में विपक्ष, ऐसी विपक्ष देश भर की बनी जो 3 दिसंबर 2023 को सत्ता का परिवर्तन हुआ, 13 दिसंबर को बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली और 14 दिसंबर से विपक्ष एक्टिव हो गई धरातल पे। 11 महीने में 11 बड़े आंदोलन, पीसीसी चीफ ने पदयात्रा कर दी 137 किलोमीटर की। इतने मुद्दे दिए आप लोगों ने, इतने मुद्दे को आपने डिफेंड किया। कांग्रेस कह दी कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, लेकिन चुनावी परिणाम लिटमस टेस्ट कहा जाता है, टेस्ट में तो बीजेपी पास हो गई, फिर कहां गए सारे मुद्दे? देखिए,
निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाती, इसीलिए प्रदेश की जनता ने इनको विपक्ष का कार्यभार सौंपा है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में जिस चीज को हम बिल्कुल स्किप कर रहे हैं कि रायपुर दक्षिण में ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा निर्णायक थे। कांग्रेस पार्टी ने विकास उपाध्याय जी को टिकट दिया, पंकज शर्मा जी को दिया, हार गया अलग विषय है, आकाश शर्मा जी को भी दिया क्योंकि वहां सबसे ज्यादा निर्णायक थे। इस बात को कांग्रेस पार्टी नहीं भाप पाई कि 5 साल तक इन्हीं ब्राह्मण समाज के लोगों को लगातार अपमानित किया गया। अपमानित किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता था मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज जो दुनिया में नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण समाज को ना सिर्फ अपमानित किया गया, गाली भी दिया जाता था, समूल नाश करने की बात भी की जाती थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता और सत्ता में जो लोग बैठे थे उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलता था। ऐसे में अगर वो ब्राह्मण समाज के सामने जाकर वोट मांगते हैं तो किस मुंह से मांगते? इसीलिए ब्राह्मण समाज ने रायपुर दक्षिण में दक्षिणा दे दिया। अब खाली जाति के व्यक्ति को अगर आप दे देंगे और टिकट देकर सोचेंगे कि समाज उसके साथ में खड़ा हो जाए तो ये कोई विषय नहीं है। गौरी जी, मेरे पास आंकड़े हैं। जिस सुंदरनगर वार्ड के पेरी फेरी में आकाश शर्मा निवास करते हैं, वहां 4400 वोटों की हार हुई है आकाश शर्मा को। मैं वही कह रहा हूं कि ब्राह्मण पारा का आप आंकड़ा देख लीजिए, 3300 वोट से हारे हैं। जहां रहते हैं सुंदरनगर, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जिस तरह ब्राह्मण समाज को अपमानित किया गया और ना सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि पूरा समूल नाश करने की बात की गई, यूरेशिया वासी बोला गया, वोल्गा वासी बोला गया, वो समाज कैसे साथ हो जाता, समझने वाली बात है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि इस चुनाव में पूरे प्रचार के दौरान कमेटी सिर्फ कागज में बनी, कहीं कोई भी धरातल में उस कमेटी का अस्तित्व नहीं था। सिर्फ रस्म अदायगी प्रमोद दुबे से लेकर तमाम नेता जो है वो खुद जड़ काटने में लगे थे। सिर्फ एक रस्म अदायगी चुनाव रह गया था। जिस दिन आकाश शर्मा का नाम आया, आधा चुनाव हमने उसी दिन जीत लिया था। ठीक है रावतार जी, क्या इतनी बड़ी चूक कांग्रेस से हो गई प्रत्याशी चयन में कि आकाश शर्मा को टिकट दिया गया? उपचुनाव, 1 दर्जन मुद्दा कांग्रेस ने खड़े करने की कोशिश की प्रदेश में, सारे मुद्दों पे विष्णु चक्र ऐसा चल गया कि साहब धराशायी हो गई कांग्रेस। ये प्रत्याशी तो लगातार दक्षिण में बदल रहे हैं, वो इस बार भी बदले। बिल्कुल सही, हर चुनाव में प्रत्याशी कांग्रेस से बदल दिया और लगा कि नया प्रत्याशी आएगा तो एक संभावना रहती है एक युवा वर्ग को दिया जाए। बिल्कुल तो एक उनका रणनीति था। दूसरा, ज्यादा ब्राह्मण समाज के हैं तो ब्राह्मण और मुसलमान अगर एक हो गए तो एक संभावनाओं की राजनीति होती है, संभावनाओं की राजनीति और रणनीति बनाने की कोशिश की गई। परंतु मुझे लगता है कि मैदानी स्तर पर भी कांग्रेस वहां कमजोर है। मैं 1 सेकंड टोक रहा हूं आपको। आपने मुस्लिम समाज की बात की कि ब्राह्मण मुस्लिम कहीं एक हो जाए तो कांग्रेस के फेवर में ना चले जाए। 9 मुस्लिम प्रत्याशी इस चुनाव में रायपुर दक्षिण में डटे थे। 9 सारे के नाम है, सूचीबद्ध है। 9 के 9 प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशियों को कुल वोट कितना मिला रावतार जी जानते हैं आप? 567 वोट, 5, 6, 7। 9 मुस्लिम कैंडिडेट को 5, 6, 7, 567 वोट मिले मात्र। 125 वोट हाईएस्ट और 23 वोट जो है लोएस्ट इन कैंडिडेट को मिले हैं। कहां से काट चल पाएगा? उन क्षेत्रों में मतदान कम हुए, ये बात आई थी एक बात। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि मैदानी स्तर पर जैसी तैयार होना चाहिए संगठन, विचारधारा और रणनीतियां, वो दक्षिण में लगातार अभाव है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने व्यक्तिगत संबंध के कारण दक्षिण में ऐसी एक रणनीति बना ली है कि कांग्रेस को भेदना मुश्किल होता जा रहा है इस परिणाम से, क्योंकि लगातार कि बृजमोहन के हटने के बाद उससे जुड़ने वाले एक समर्थक होंगे, वो शायद छिटक कर इधर आ जाएं और फायदा हो जाए। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, उसमें अलग अलग रणनीति बना के कांग्रेस ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो बूथ स्तर पर काम किए, ये भी सही है। परंतु जिस तरह से परिणाम नहीं आए वो एक, और भाजपा के अंतर्विरोध भी था, उसके बाद परिणाम नहीं आना, ये चिंताजनक कांग्रेस के लिए ज्यादा है। भाजपा ने एक तरह से इस जीत के बाद कई समीकरण नए बनेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि बृजमोहन जी का कद बढ़ेगा, विष्णु साय को एक तरह से सरकार का मुहर लग गया कि सरकार का कामकाज अच्छा है, तो और मजबूत होके उभरेगी। और आगामी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, जो दोनों चुनाव को लेकर एक उत्साह के साथ भाजपा जाएगी। मैं जवाब ले लेता अमरजीत जी से। अमरजीत जी, ये बात रावतार जी ने बिल्कुल सही कही। पिछले 9 चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिए। पहले रायपुर शहर, 2008 से लेकर 2024 के बाई इलेक्शन तक रायपुर दक्षिण,
9 के 9 बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बदलने का एक एक्सपेरिमेंट किया, हर बार कांग्रेस फेल हुई। चुनाव दर चुनाव 2018 का कन्हैया अग्रवाल का चुनाव निकाल दीजिए, चुनाव दर चुनाव जीत हार के अंतर में बढ़ोतरी हुई। पिछला चुनाव 68,000 वोट पे जाके टिका, बाई इलेक्शन 44,000 वोट पे। और क्या एक्सपेरिमेंट बच गया? क्या दक्षिण को मान लिया जाए कि बीजेपी ही जीतेगी? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। कोई अभेद नहीं होता। देखिए, इस देश में अटल जी को भी लोगों ने हारते हुए देखा, इंदिरा जी को भी लोगों ने हारते हुए देखा, तो कोई अभेद गढ़ नहीं होता है। परिस्थितियां होती हैं। देखो, सरकार होने का भी लाभ मिलता है, चाहे वो परोक्ष रूप से मिले चाहे अपरोक्ष रूप से मिले। उनके पास तंत्र मंत्र प्रशासनिक ताकतें भी रहती है, पैसा भी रहता है, पावर भी रहता है, और कहीं ना कहीं चुनाव कमीशन भी थोड़ा सा इस बार संदेह के दायरे में रहा। और आप देखिएगा, इस चलते चुनाव में जब हम चुनाव प्रचार में जाते थे तो चांदी की पायल सोने के सिक्के जैसी बातें तो हमको सुनने को आती थी। हमको ये भी सुनने को आता था कि एक तथाकथित पूर्व मंत्री जो अब सांसद बन गए हैं, उनके बंगले में लाइन लगे रहती थी कि आप उंगली दिखाओ और पैसा लो और वहां पर चुनाव चिन्ह लगाओ। ऐसे कई ताकतों का उपयोग किया गया। आपको याद होगा, चलते चुनाव के बीच में जब महाराष्ट्र के भी चुनाव चल रहे थे तो नितिन गडकरी जी इतना महत्वपूर्ण चुनाव छोड़ के चलते चुनाव के बीच में आए और उन्होंने यहाँ कई हजार करोड़ के ओवरब्रिज की घोषणा की। उसका अधिकांश क्षेत्र दक्षिण में भी आता था। राजेश मूनत जी ने चलते चुनाव में नितिन गडकरी जी को एक 80 करोड़ के ज्ञापन की मांग की, रिंग रोड के चौड़ीकरण की। उसका पूरा इलाका भी जो है वो दक्षिण में आता था, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी था। तो इन्होंने साम दंड भेद, केंद्र की सरकार की ताकतें और इनकी जो भी केंद्रीय एजेंसियां उसकी ताकतें, पैसा और पूरा सरकार का तंत्र लगा रहा। तो ये सब चीजें होने के बाद जिस सरकार जिनकी रहती है, थोड़ा सा उसको एक एज तो मिलता ही है। सारी चीजें रही, पर उसके बावजूद भी हम हार स्वीकार करते हैं। हम अपनी कमियों पर भी आत्मचिंतन करेंगे और अपनी कमियों को भरसक प्रयास करके दूर करके आने वाले चुनाव में पूरी ताकत के साथ। चलिए, जरा गौरी जी इस बात का जवाब दे दीजिए कि बाई इलेक्शन में सत्ताधारी दल को एज मिलता है। हमारा पड़ोसी राज्य, बड़ा भाई हमारा मध्य प्रदेश, सत्ताधारी दल के मंत्री हार गए चुनाव, बाई इलेक्शन मंत्री हार गए चुनाव, सत्ताधारी दल मंत्री थे, यहाँ एज मिल गया। जवाब दीजिए जी। राज्य नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि खैरागढ़ उपचुनाव और दंतेवाड़ा उपचुनाव, चित्रकूट उपचुनाव, मरवाही उपचुनाव में जो इनका अनुभव था कांग्रेस पार्टी का, उसको अमरजीत जी बहुत अच्छे तरीके से साझा कर रहे हैं। उनको साधुवाद देता हूं, उनकी पार्टी, उनकी सरकार ने वैसा ही करके चुनाव को जीता था। अगर इस प्रकार की चीजें होती रहती तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसके लिए जिम्मेदार होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ अफवाह फैलाकर अगर चुनाव जीता जाता तो मुझे ऐसा लगता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते, लेकिन ये चीजें नहीं थी। स्पष्ट रूप से हारने के बाद अब कुछ तो बहानेबाजी होगी, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो कभी चुनाव आयोग पे आप जहमत लगा दो, कभी आप प्रत्याशी पे लगा दो, कभी आप बोल दो कि वोट को खरीदा गया, सोने चांदी के सिक्के की बात, ये बहुत दिन से चल रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मालूम था कि ये होने वाला है, तो कुछ तो ऐसा पिच बनाकर रखेंगे जिसमें बैटिंग करते बने, वही कर रहे हैं। कहीं कोई भी चीज की प्रामाणिकता नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक है गौरी जी, मैं लौटूंगा समय रहा तो मैं रामअवतार जी का रुख कर लेता हूं, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। रामअवतार जी, ये चुनाव परिणाम सबके सामने है, 46,167 वोट। अब आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव है। आज पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में तीसरा इंजन जुड़ने वाला है। क्या इस चुनाव परिणाम का उत्साह है? ये निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव में सफलता के संकेत वो दे रहे हैं। और जिस तरह चुनाव परिणाम आए हैं, शहरी क्षेत्र में ऐसे भी विधानसभा चुनाव में हो चाहे लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट ज्यादा मिले हैं। दूसरी शहरी जो मतदाता हैं वो भाजपा के साथ है। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे को लेकर, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बिल्कुल भाजपा के साथ हैं। इसलिए ये रणनीति, उत्साह और काम होंगे तो इसके लिए चुनौती भाजपा के अलावा कांग्रेस के पास भी है कि कांग्रेस के पास पिछले महापौर अधिक थे, नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में चुनाव जीत सारे महापौर कांग्रेस, अच्छा परफॉर्मेंस आया था। अब क्या होता है ये देखा, क्योंकि नया नेतृत्व पैदा होगा, उससे नई रणनीति होगी, तो भाजपा एक उत्साह के साथ, क्योंकि देश में भी सफलता काफी मिली है, तो देश के परिप्रेक्ष्य में लोकल से लेकर यहाँ तक जो चलेगा, और सरकार का जो कई मुद्दों पे चल रहा है, कई काम कर रहे हैं, नगरीय निकाय के कई महत्वपूर्ण फैसले की ओर जाते जा रहे हैं, और घोषणाएं की गई जब पैसा नहीं था। अब केंद्र सरकार से भी मदद मिल रही है स्मार्ट सिटी के नाम पर। यही सवाल, बिल्कुल रावतार जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसी सवाल को अब अमरजीत जी के पास लेके जाता हूं। अमरजीत जी,
क्या इस चुनाव परिणाम का कांग्रेस पे असर पड़ेगा? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान के चले साहब कि दीपक बैज अपने इस बड़े चुनाव में, बड़े परीक्षा में फेल हो गए, पूरी तरीके से फेल हो गए। आपने कहा कि 20 दिन तक वो बने रहे, बावजूद उसके कांग्रेस के पक्ष में परिणाम नहीं आ पाया। कांग्रेस ने पूरी कोशिशें कर ली, तमाम दांव पेच लगा लिए, आपके नेता प्रतिपक्ष भी लगे रहे चुनावी मैदान पे। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस फेल हुई? आगे आने वाले समय में जैसे हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि कांग्रेस को रिस्टार्ट का बटन दबाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानता। देखिए, आपको मैं 1975 और 1979 की याद दिलाता हूं, जब क्रिकेट का मैच होता था, वेस्ट इंडीज को अभेद माना जाता था और भारत की जो वहां पे उपस्थिति 0 रहती थी, पर इस अंडरडॉग ने 1983 में वर्ल्ड कप का विश्व कप जीता था। तो हमारे दीपक भाई जी बहुत ही मेहनती युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और चिंतन का विषय है। क्योंकि देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में भी ना हम 19 वार्ड है दक्षिण में, उसमें से 11-12 पार्षद हमारे ठीक है अमर जी, समय का अभाव, ठीक, हम चिंतन करें। अमर जी समय का अभाव, गौरी जी संक्षेप में जवाब समापन करना मुझे। चिंतन अगर इस बात की के होते कि जो व्यक्ति अपना सीट नहीं बचा पाया वो पार्टी को कैसे बचाएगा, तो बहुत अच्छा होता। दीपक बैज जी को अध्यक्ष बनाने का मतलब साफ था कि कांग्रेस पार्टी सरेंडर की मुद्रा में आ चुकी थी। वो नाइट वॉचमैन की भांति टाइम पास कर रहे हैं, देर सवेर कहीं ना कहीं उनको हटा दिया जाएगा। और जो आज परिणाम आए इसके बाद से मैं साफ कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ चिंतन करने की आवश्यकता है बल्कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि नेतृत्व किसके हाथ में और कौन पीछे से पार्टी को चला रहा है। वो व्यक्ति जिसने पूरे पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है और उसका नाम है भूपेश बघेल जी। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ समाप्त करना होगा, समय इतना ही इजाजत देता है। लेकिन रायपुर दक्षिण के चुनाव परिणाम ने बता दिया कि चाहे कितना भी धन बल छल प्रपंच प्रकट जो भी करना है चुनावी समय में कर लीजिए, जनता जनार्दन ही अंत में जाके फैसला करती है कि किसे अपना सिर मुंह बनाना है। और इस चुनाव में यह तय हो गया कि पिछले 10-11 महीने के मुद्दे कांग्रेस जो लेके आती थी, इस चुनाव में जनता ने, एक विधानसभा सीट की जनता ने उस पर भरोसा नहीं जताया। रायपुर दक्षिण में कमल खिला, सुनील सोनी प्रत्याशी थे और जीत के आए, विष्णु का सुशासन चला। आने वाले समय में इसका क्या असर होगा, इसके लिए अगले चुनाव का इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, रामवतार जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।